शादी के 6 महीने बाद ही अपनी पत्नी के प्यार को तरस रहा था मयंक। वजह थी मयंक की साधारण सी छवि और साधारण सी नौकरी। कोई बनावट नहीं, स्वयं से काम लेने वाला। गुस्सा तो मयंक को आता ही नहीं था। अपनी प्राची को भी देखते ही पसंद कर लिया था मयंक ने। प्राची गेहुआ रंग, तीखे नए नक्श के साथ भला की खूबसूरत थी। बस एक ही कमी थी उसमें कि वो खुद की तुलना हमेशा दूसरों से करती थी। इस शादी के लिए वो राजी नहीं थी, पर पिता की बीमारी और माँ के भारी भारी डायलॉग के सामने उसकी एक ना चली। वो किसी को बोल नहीं पाए कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, और ना ही उससे किसी ने कुछ पूछा, क्योंकि सभी जानते थे अल्हड़पन में प्राची गलत फैसला ही लेगी। फिर मयंक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, तो चट मंगनी और पट ब्याह करने वाली बात हो गई। अरे हद तो तब हो गई जब प्राची की पक्की सहेली की शादी एक बहुत ही अमीर घर में हो गई थी। फिर तो प्राची के जलने की कोई हद ना रही। एक तो शादी के लिए किसी ने उससे पूछा नहीं, और शादी भी तो की एक मामूली सी नौकरी करने वाले से। प्राची अंदर ही अंदर घुट रही थी, और उसका सारा गुस्सा बाहर निकला शादी की पहली रात को। जब मयंक उसके पास गया तो वो फट पड़ी। खबरदार जो मेरे करीब आए। क्या सोचकर तुमने मुझसे शादी की? हाँ, पता नहीं मेरे पिताजी को तुम में क्या दिख गया। मैं बहुत ही शांति से उसकी बात सुन रहा था। तो क्या तुमसे किसी ने पूछा नहीं? अरे मुझसे पूछते तो मना नहीं कर देती मैं। क्या तुम किसी और से प्यार? मैं के सब बीच में रह गए। उसकी बात पर गुस्से से तिल मिलाती हुई बोली, बस तुम लड़कों की सोच ना यहीं तक सीमित है। अरे हम लड़कियों के कोई और अरमान नहीं हो सकते क्या? और कोई वजह नहीं हो सकती क्या? माया को अपनी कही बात पर पछतावा होता है, और वो माफी मांगता है और कहता है, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। चलो बताओ बात क्या है? बात है जैसे जीवन साथी को मैंने कल्पना की थी। तुम वैसे नहीं हो, ना रूप ना रंग ना पेशा। मैं नहीं मानती इस शादी को। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये बोलकर वो करवट बदल कर लेट जाती है और रोते रोते सो जाती है। पर मयंक की आंखों में नींद नहीं होती। पलंग के एक सिरहाने पर वो लेटा हुआ खुली आंखों से बस छत को देखता रहता है। प्राची के कहे शब्द उसके कानों में घूम रहे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। मयंक हर तरीके से प्राची का दिल जीतने की कोशिश करता है, पर सब बेकार, क्योंकि प्राची ने यह तय कर लिया था कि मयंक को इतना परेशान करेगी कि वो खुद ही उसे छोड़ देगा। घर का माहौल खराब ना हो, और सास ससुर की नजर में प्राची की छवि खराब ना हो, ये सोचकर मयंक उसे अपने साथ शहर ले जाता है जहां वो नौकरी करता था। हालांकि उसकी नौकरी इतनी भी छोटी नहीं थी कि वो प्राची की खुशियों का ख्याल ना रख पाए। बस प्राची की दूसरों से तुलना करने की आदत उसकी गृहस्थी बर्बाद कर रही थी। खैर, वो प्राची को लेकर शहर वाले घर आता है। स्वागत है आपका मैडम, वो दरवाजे पर खड़ा होकर बोलता है। 2 कमरों का छोटा सा घर, पर साफ सुथरा, जिसमें जरूरत का सारा सामान मौजूद था। प्राची मुंह बना के स्वागत तो ऐसे कर रहे हो जैसे राजमहल में लेकर आए हो। प्राची की बातें मयंक का दिल तोड़ देती है, पर मयंक हर बार हंस कर टाल देता है। अगले दिन सुबह प्राची आराम से सो रही थी। तभी मयंक बोलता है, उठो प्राची, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी से नाश्ता बना दो। प्राची प्राची ने कहा, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, समझे? मैं नहीं बनाने वाली कोई नाश्ता। ये बोलकर वो करवट बदल लेती है। लेकिन मयंक हंसकर सोचता है, कोई बात नहीं, पहले भी मैं खुद बनाता था, अब भी बना लूंगा। बताओ क्या खाओगी? कह दो, बोलो जल्दी, क्या खाओगी? जहर, प्राची बोलती है। अब जहर तो मुझे बनाना नहीं आता, उसके लिए तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये बोलकर वो हंसता हुआ किचन में चला जाता है।
प्राची जल्ला जाती है उसकी बात पर वो उठती नहीं है। कुछ समय के बाद मयंक वापस आता है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता बना दिया है, ओके? ये बोल वो जल्दी से उसका माथा चूम लेता है और बाय करके चला जाता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि प्राची को कुछ समझ में नहीं आता। आज मयंक ने पहली बार उसे छुआ था। एक मीठा सा एहसास उसके अंदर दौड़ गया, पर जल्द ही फिर से वही सब उसके दिमाग में घूमने लगता है। वो उठती है और नहाकर तैयार हो जाती है। बाहर आकर देखती है टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था और साथ में एक चिट्ठी भी। वो चिट्ठी पढ़ने लगती है। अब तो उठ गई ना? तुम्हारे लिए तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे हैं। घर पर बैठकर बोर होने की जरूरत नहीं है। पास में ही मॉल है, वहां जाओ और जिस चीज की जरूरत हो वो ले आओ। शाम को जल्दी आ जाऊंगा। तुम्हारा मयंक। चिट्ठी पढ़कर हल्की सी स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पर और वो चली जाती है। मॉल में घूमते हुए उसकी नजर अपनी सहेली रूपाली पर पड़ी। उसने आवाज लगाई, रूपाली। रूपाली को देखते ही उसकी आंखें फट गई। महंगी साड़ी, गहने, क्या ठाठ थी रूपाली की। रूपाली उसको देखकर खुशी से उसके गले लग लेती है। तू यहाँ? कैसी है तू? अरे बहुत सुंदर लग रही है। प्राची होश में आते हुए, अच्छी हूँ। तू तो पहचान में भी नहीं आ रही। इतने में हैंडसम सा लड़का रूपाली के पास आकर, मुझे नहीं मिलाओगे अपनी सहेली से? अरे हाँ प्राची, ये है मेरा पति। अब तो प्राची के जलन की कोई सीमा नहीं रही थी। रूपाली का पति बिल्कुल वैसा था जिसकी कल्पना कभी प्राची ने की थी। बस अब तो उसे मयंक पर और भी गुस्सा आने लगा। उस पर से रूपाली का पति रूपाली के लिए बेहिसाब प्यार, आग में घी डालने का काम कर रहा था। वो प्राची के सामने ही उसको ज्वेलर्स की दुकान पर ले गया। रूपाली के मना करने के बावजूद भी उसके गले में सोने का चेन पहना दी थी। तभी प्राची मन में सोचती है, कितनी लकी है रूपाली। और एक मैं बस 10,000 रुपए दिए हैं, जाओ शॉपिंग कर लो। फिर प्राची दंदनाती हुई वापस आ जाती है और गुस्से में सारा सामान वहीं सोफे पर और खुद खड़ी हो जाती है खिड़की पर जाकर। कुछ समय बाद मयंक आता है। खिड़की पर खड़ी प्राची की नजर जाती है गुलाबी रंग की साड़ी में वो कहर ढा रही थी। दिल मचल उठा मयंक का। वो धीरे से उसके पीछे जाता है और उसके बालों में गजरा लगाने लगता है। अचानक से हुई इस हरकत से प्राची संभल नहीं पाती और वो पीछे पलटती है तो मयंक को खुद के बेहद करीब आती है। गजरा लगाकर मयंक उसको आईने के सामने ले जाता है और पूछता है, कैसा लगा? गुस्से में अपने बालों से गजरा निकालकर वो कूड़े में फेंक देती है। मयंक उसकी तरफ हैरानी से देखती है। ये लाए हो तुम मेरे लिए? इतना मामूली सा तोहफा। खैर, मैं क्यों शिकायत कर रही हूँ, जबकि मुझे पता है इससे ज्यादा देने की औकात नहीं है तुम्हारे। उसका एक लफ्ज मयंक का सीना छलनी कर रहा था। मयंक प्राची का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर, क्या हुआ प्राची? क्यों तुम हर समय ऐसा व्यवहार करती हो मेरे साथ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं वो लाऊंगा तुम्हारे लिए जो तुम्हें चाहिए। दिन रात मेहनत करूंगा, तुम्हारे हर सपना पूरा करूंगा। बस तुम अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो मुझे, थोड़ा सा प्यार दे दो प्लीज। ये बोल वो प्राची को अपने सीने से लगा लेता है। नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ भी। दम घुटता है मेरा इस घर और इस रिश्ते में। आजाद होना चाहती हूँ मैं तुमसे। तलाक चाहिए, बोलो दे सकोगे? उसकी बातों से मैं की आंखों से आंसू आ जाते हैं। दिल पूरी तरह से टूट जाता है उसका। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इंच है तो यही सही। बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो, जल्दी मैं तलाक के पेपर रेडी करवाता हूँ। ये बोल वो घर से बाहर चला जाता है और प्राची वहीं बैठकर रोने लगती है। दिन बीत रहे थे, मयंक प्राची से बहुत कम बात करता था, बस उतनी जितनी जरूरत हो। और ना ही प्राची की कोस और ना ही प्राची को और ना ही प्राची कोशिश करती थी कभी उससे बात करने की। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना देती थी। महक भी चुपचाप खा लेता और ओपी चला जाता और रात को देर से आता। बस यही रूटीन हो गया था उसका।
एक दिन प्राची किसी काम से बाहर गई कि एक रेस्टोरेंट में बैठे रूपाली के पति पर उसकी नजर गई, जो किसी लड़की के साथ था और दोनों बहुत करीब थे। प्राची को तो विश्वास नहीं हो रहा था, ये तो रूपाली का पति है, ऐसे किसी के साथ। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो उल्टे पैर वापस आ जाती है। रात को मयंक आता है तो देखता है कि आज प्राची खोई खोई सी है। पर भी बिस्तर पर भी वो करवटें बदलती रहती है। जब मयंक से रहा नहीं जाता तो वो पूछ बैठता है, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? प्राची मन में, इन्हें कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? मैं तो कभी कोई बात इनसे करती नहीं। तभी प्राची बोलती है, नहीं कोई बात नहीं है। ये पहली बार था जब प्राची ने मयंक की बात का सीधा जवाब दिया था। ये बोल वो करवट बदल देती है और मयंक भी, पर दोनों की आंखों में नींद नहीं होती। अगली सुबह मयंक के ओपी जाने के बाद प्राची सोचती है, एक बार रूपाली से बात की जाए। उसके पास उसके घर का पता था। वो वहां से निकल जाती है। उसके घर जाते समय वो उसके लिए एक दो तोहफे ले लेती है, ये सोचकर कि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। उसके घर के सामने पहुंचकर वो अपनी साड़ी ठीक करती हुई आगे बढ़ती है कि हाथ से गिफ्ट वाली बैग नीचे गिर जाती है। वो उसके वो उसे उठाने के लिए जैसे ही झुकती है कि उसकी नजर खिड़की से होते हुए अंदर जाती है। अंदर रूपाली अपने पति पर चिल्ला रही थी, आपके किसी और लड़की के साथ संबंध है, शर्म नहीं आई आपको? तभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि एक चांटा उसके मुंह पर पड़ता है। रूपाली का पति उसका मुंह दबाते हुए, औकात में रहे अपनी, समझी? अरे थी क्या तू? अरे थी क्या तू? मेरे से सा, मेरे से शादी करने के बाद तेरी पहचान बनी है। बाहर खड़ी प्राची को लगता है कि ये चांटा उसके मुंह पर मारा है, उसकी सोच पर मारा है। इतने में रूपाली एक जोरदार थप्पड़ खींचकर अपने पति के मुंह पर मारती है, और सारे गहने भी। ये रखो अपने गहने अपने पास। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी। मुझे एक प्यार करने वाला पति चाहिए, दिखावा करने वाला नहीं, जो बिना बोले मेरी सारी बात समझ जाए। ऐसा जीवन साथी चाहिए मुझे, और उसके साथ तो मैं झोपड़ी में भी रह लूंगी, समझे ना? ये बोलकर रूपाली अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है और प्राची अपने घर थे। सैकड़ों विचार उसके मन में घूम रहे थे। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आत्मधिकार कर रही थी उसकी। उसने सोच लिया था कि मयंक से अपने किए की माफी मांग लूंगी। उसके बाद मयंक जो भी सजा दे वो मैं सह लूंगी। ये सोचते हुए वो घर पहुंच जाती है। आज पहली बार ये घर उसे अपना लग रहा था। जल्दी से खाना बनाकर वो मयंक का इंतजार करने लगती है। मयंक घर आता है, वो थका हुआ सा सोफे पर बैठ जाता है कि प्राची उसके सामने जाकर पानी पूछती है। मयंक हैरानी से उसकी तरफ देखता है। वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। प्राची एकटक उसकी तरफ देखती है। एक धक्का लगता है। वो अपने बैग में से तलाक के पेपर निकालकर उसके हाथ में रख देता है। प्राची, मैंने अपने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो और तैयारी कर लो। कल रात को ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा, और तुम्हें किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा। ये बोल वो अपने कमरे में लेट जाता है। प्राची बाहर खड़ी बस खाली आंखों से उस कागज को देखती रहती है जिन पर माया के साइन थे। खुद से नफरत होने लगती है उसको। उसका दिल कर रहा था कि धरती फट जाए और उसमें समा जाए। अगली सुबह प्राची के उठने से पहले ही मैं कॉफी चला जाता है। प्राची उठती है, देखती है कि नाश्ता टेबल पर रखा है और साथ में एक चिट्ठी भी। आज आज ऑफिस में ज्यादा काम है तो जल्दी चला गया। तुम तैयारी करके रखना, रात को निकलना है। ये पढ़ते ही कब से रुके हुए आंसू बह जाते हैं। रोते रोते वो बोलती है, कम से कम माफी मांगने का मौका तो दे देते। पूरे दिन रोती रहती है, खाना भी नहीं खाती। बड़ी मुश्किल से वो अपना सामान पैक करती है। रात होती है। थके कदमों से मयंक वापस आता है, रो रो कर। आंखें उसकी लाल हो गई थी। वो अंदर जाता है। बाहर सोफे पर ही प्राची बैठी होती है, चेहरा मुरझाया हुआ था। मयंक उसकी तरफ बिना देखे, सारा सामान रख लिया ना, कहीं कुछ रह तो नहीं गया? प्राची मन में,
मेरा दिल रह गया है तुम्हारे पास। तभी मयंक प्राची के पास जाकर बोलता है, चले। वो सामान उठाकर आगे बढ़ता है कि प्राची उसका हाथ पकड़ लेती है। मयंक के कदम रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखता है। आंसुओं से भीगा हुआ प्राची का चेहरा नजर आता है। उसको ऐसे देख मयंक के दिल में एक टीस सी उठती है। क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? प्राची का सब्र जवाब दे देता है। वो रोते रोते उसके सीने लग जाती है। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे खुद से दूर मत करो। मुझे समझ में आ गया कि पैसों से ज्यादा प्यार जरूरी है। मुझे एक मौका दे दो, मुझे तलाक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। रोने की वजह से उसकी आवाज साथ नहीं दे रही थी। उसके आंसू मयंक की कमीज को भिगो रहे थे और बेचैन कर रहे थे मयंक को। जिस प्यार का इंतजार मयंक इतने दिनों से कर रहा था, वो आज उसे महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। वो कसकर प्राची को अपने सीने लगा लेता है और वो रोते हुए बोलता है, फिर से छोड़कर जाने की बात तो नहीं करोगी ना, वरना मैं मर जाऊंगा। नहीं, प्राची बोलती है, नहीं, मैं कभी नहीं करूंगी। इस तरह से दोनों अपना सुखी जीवन जीने लगते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कुछ कमेंट भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। धन्यवाद। मिलते हैं और नई कहानी में।